नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो। आज हम आ गए हैं एडवर्ब के कॉर्पोरेट ऑफिस और एडवर्ब रोबोटिक्स कंपनी है। जी हाँ, सही सुना आपने, रोबो बनाती है कंपनी। और जानते हैं कि एडवर्ब की अभी तक की जर्नी कैसे रही है और भारत में रोबो बन रहे हैं तो भविष्य कैसा है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इसमें मौजूद हैं। मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड स्ट्रैटेजी अंकुर यादव साहब। अंकुर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर एडवर्ब एक तो नाम क्या चाहिए, उसके बाद जब मैं पढ़ रहा था तो एडवर्ब बॉट वैली में हम यहाँ पर हैं, नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। तो एक तो बताएं एडवर्ब, इसका मतलब बॉट वैली आपने इसके साथ क्यों जोड़ दिया, और साथ साथ कंपनी की अभी तक की जर्नी कैसे रही। ओके, तो एडवर्ब इज एड एनी वर्ब विच इज देयर। वर्ब मीन्स एन एक्शन। तो एक्शन मतलब हम वेयर हाउसिंग में कोई भी एक्शन, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या पिक करना। तो एंड वी आर एडिंग वैल्यू टू दैट एक्शन, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स एडवर्ब. Bot Valley, I think this name comes from, like, you have Silicon Valley and all. So we thought we are making a facility wherein lot of bots will be produced, and इसीलिए इसका नाम Bot Valley. एंड इट्स अ रिलायंस बैक कंपनी, यानी कि रिलायंस ने इसमें फंडिंग कर रखी है, पैसा डाल रखा है। तो पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप बता पाएँ तो पहले मैं जर्नी से शुरू करता हूँ। आज से 10 साल पहले जितने भी को फाउंडर्स हैं, ये एशियन पेंट्स के लिए काम करते थे। हम सब लोग एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते थे, और हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि हर 2 से 3 साल में काफ़ी बड़ा और काफ़ी फुली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हमें डालना होता था एशियन पेंट्स के लिए। ड्यूरिंग दैट फेज़ हम लोगों ने देखा कि ऑटोमेशन क्या है, मोस्टली सीखा ऑटोमेशन क्या है, किस किस तरह की ऑटोमेशन पॉसिबल है इस इंडस्ट्री में। और हम बहुत सारा बाहर से इंपोर्ट करते थे, स्टैकर क्रेन हो गई, रोबोट्स हो गया, ये सब। और उस टाइम हमें लगा कि देयर इज़ अ गैप इन इंडिया और देयर इज़ अ वाइट स्पेस इन इंडिया जो कि हमें फुलफ़िल करना चाहिए, एंड इंडिया एक्चुअली नीड्स अ रोबोटिक्स कंपनी। उस समय में हमें ये भी लगा कि बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन एक साथ देती हैं। या तो वो सिर्फ फिक्स देंगी या फ्लेक्सिबल देंगी, और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर किसी दूसरी कंपनी का होगा। हमें लगा कि एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो एंड टू एंड ऑटोमेशन इन अ वेयर हाउसिंग और इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप दे सके। और ये इसी सोच के साथ 10 साल पहले ये कंपनी शुरू हुई। इनिशियली हम 1 करोड़ 2 करोड़ टाइप का रेवेन्यू करते थे। देन इन 2021 Reliance, so we were doing lot of project for Reliance in automating their e-commerce warehouses. उस टाइम रिलायंस को लगा कि हमें पोटेंशियल है, एंड दे ऑल्सो वांटेड मोर ऑटोमेशन, एंड दे ऑल्सो रियलाइज दैट मोबाइल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज़ द स्पेस जो आगे बहुत फ्लरिश करेगा। And then they invested close to about 132 million at that point of time and took the majority stake from us. So it was a strategic partnership for them. तो अभी सिर्फ रिलायंस के लिए ही या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कितना बड़ा क्लाइंट बेस हो गया है, कौन कौन सी ज्योग्राफीज में अभी एडवर्ब काम कर रही है। हाँ, तो हम अराउंड 300 क्लाइंट सर्व कर चुके हैं इन 25 कंट्रीज। सो हमने जब स्टार्ट किया था तो मोस्टली ई कॉमर्स, रिटेल एंड FMCG में था, बट धीरे धीरे हमें लगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकते हैं। तो अभी हम ऑटोमोबाइल में देते हैं, टायर इंडस्ट्री में देते हैं, केमिकल्स में देते हैं। रिसेंटली हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरू किया है, सोलर बैटरीज़, ये एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी फ्लरिश कर रहा है इंडिया में, वहाँ पे हम दे रहे हैं। और जो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं एडवांस रोबोटिक्स, वो हम डिफेंस सेक्टर, सर्वेलेंस, कंस्ट्रक्शन, इसमें धीरे धीरे देने का कोशिश कर रहे हैं। सर एक एडवांस रोबोटिक्स हो गई और एक ट्रेडिशनल, आप दोनों में ही इस समय अपना जो पैट है वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर रेवेन्यू देखा जाए तो कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, डोमेस्टिकली या फिर अब्रॉड। और ये जो रोबोटिक्स है, थोड़ा इसको हमारे व्यूअर्स के लिए समझाएं कि किस तरीके की रोबोटिक्स इस समय देखने को मिल रहा है, खासतौर से इंडिया में। अभी आप नोएडा में क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो लास्ट 8 साल से हम जो रोबोटिक्स दे रहे थे वो मोस्टली वेयर हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था। और किसी भी वेयर हाउस में या तो हम स्टोरेज डेंसिटी बढ़ा देते हैं अपनी शटल से, या फिर कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ये हमारे रोबोट्स
करते हैं, फास्टर पिकिंग करते हैं, और पूरा जो एंड टू एंड ऑर्केस्ट्रेशन है वो हम अपने सॉफ्टवेयर से करते हैं। हमारा 90 to 95% ऑफ बिजनेस अभी भी दिस ट्रेडिशनल फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन से आता है। लास्ट 2-2.5 साल से हमने एडवांस रोबोटिक्स पे फोकस किया है, बिकॉज हमें लगता है कि दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स। सो हमने क्वाड्रूपेड लॉन्च किया, जो कि आप देख रहे हैं। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रैकर नाम है इसका। इसका नाम ट्रैकर है। ये मोस्टली सर्वेलेंस, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ पे भी हार्श एनवायरनमेंट है एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर द पर्सन टू बी देयर फॉर लॉन्ग टाइम, वहाँ पे इसका यूज़ केस है। हाल ही में हमने ह्यूमनॉइड लॉन्च किया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग या वेयर हाउसिंग में कोई भी रिपीटेटिव टास्क है वो विदाउट एनी इंटरवेंशन अपने ह्यूमनॉइड आप कर मतलब सकता इंसान के है। दिखने, इंसान जैसा दिखने वाला रोबो। या इंसान जैसा दिखने वाला, उसकी तरह काफ़ी कुछ करने वाला। तो फिर इंसान क्या करेगा? तो हम बोलते हैं कि इंसान वो काम नहीं करेगा जो रिपीटेटिव है या जिसमें दिमाग नहीं लगता है या जो उसके लिए हार्श है। बट ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं रहेगा, इंसान का जो स्किल है वो अपग्रेड हो जाएगा, तो वो फिर एनालिटिक्स करेगा या फिर उन रोबोट्स को मैनेज करेगा या और वैल्यू एडिंग काम करेगा। तो इंसान को रिपीटेटिव नहीं जॉब करना है, उसका जो स्किल सेट है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ट्रक की लोडिंग को ऑटोमेट नहीं करेंगे तो एक लोडर हमेशा लोडिंग ही करता रहेगा। जिस दिन आपने उसको ऑटोमेट कर दिया, वो सुपरवाइज़र बनने का ट्राई करेगा। जिस दिन आपने फोकलिफ्ट को ऑटोमेट कर दिया, फोकलिफ्ट ऑपरेटर एक फोकलिफ्ट कंट्रोलर बनने का ट्राई करेगा। तो इस तरह से स्किल अपग्रेड होता रहेगा। लेकिन फिर ये ह्यूमनॉइड्स में आप क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब का यूज़ कर रहे हो अभी? क्योंकि अभी ना मुद्दा ये है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी थोड़ी पीछे है, सब यही बात करते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नोएडा में बैठे बैठे एक ऐसी कंपनी है जो एडवांस रोबोटिक्स तक पहुँच चुकी है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का उपयोग आप यहाँ पर कर रहे हो अपने रोबोटिक्स में? हाँ, तो हमारा पूरा R&D इंडिया में है, इनफैक्ट यूपी में है। हमारे जितने भी मॉडल्स हैं, तो इन रोबोट्स को चलाने के लिए आपको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, बहुत सारा प्रोसेसिंग चाहिए होता है, बहुत सारे मॉडल्स चाहिए होते हैं, जो या तो रोबोट के अंदर होते हैं या फिर जो सेंट्रल सॉफ्टवेयर है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उस पे होते हैं। तो इन एवरी प्रोडक्ट, in every phase of the product, there is some or the other kind of AI which is ingrained. Even in our software, there are a lot of AI agents which are sitting, which keeps on analyzing the data, gives you better insights. इन रोबोट को चलाने के लिए इनको बहुत ट्रेन भी करना होता है, और वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि AI का बहुत सारा यूज केसेस हो रहा है इनको फास्टर ट्रेनिंग में, डेटा कलेक्शन में, तो इन सब में इनका यूज़ होता है। तो राइट फ्रॉम सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स, उसके बाद ये जो आपने बताया R&D, ट्रेनिंग और फाइनल प्रोडक्ट, ये सब कुछ आप नोएडा में ही कर रहे हो? या तो हमारा 100% मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन एंड सप्लाई सब नोएडा से होता है। इन अ वेरी ब्लैंक स्टेटमेंट्स, हमारे यहाँ पे एक मेटल का शीट आता है, सब कुछ असेंबली, सब कुछ प्रोग्रामिंग, सब कुछ लगाना उस पर, और फाइनली एक पूरा रोबोट यहाँ से निकलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास 200-250 इंजीनियर्स है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो जब मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, मैं पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन देता हूँ, और वो एंड टू एंड सोल्यूशन इज़ बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। लेकिन आपका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है? क्योंकि जब आपके ऑफिस में वो भी आए तो मज़ा आ गया सर देख के, और वो भी ना लेयरिंग समझ में आती है कि हर फ्लोर पे एक सेपरेट सा कुछ लेयरिंग है, उसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके का कॉर्पोरेट कल्चर है कंपनी का? तो हमारे यहाँ पे आपको देखिएगा बहुत सारे यंग लोग हैं। आवाज़ भी बहुत आती है सर, मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ रहा है, रोबो बन रहे हैं भाई, आसान तो होगा नहीं। तो हमारा एवरेज एज यहाँ पे 27 ईयर्स है। हम लोग बहुत फ्रेश टैलेंट लेते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज और उसको ग्रूम करते हैं। वी हैव अ ओपन कल्चर। बहुत यंग स्टेज में हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं लोगों को, एंड बहुत फ्रीडम देते हैं। तो इससे उनका भी ग्रोथ अच्छा होता है और हमें भी अच्छा टैलेंट मिलता है। तो इतनी क्या आपके पास कॉलेज से जो आप बोल रहे हो कि यूथ आप टारगेट कर रहे हो, उन्हीं को ही ले रहे हो, लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, या फिर आप खुद कुछ ट्रेन करते हो जब आप यंगस्टर्स को लेते हो तो एज अ फ्रेशर कंपनी में?
तो जो हमने शुरू किया था हमें लगा कि बहुत लोग मिल जाएंगे और काफ़ी लोग इस स्टैंडर्ड के मिलेंगे, बट देन ड्यूरिंग द जर्नी वी रियलाइज इट इज़ बेटर टू बिल्ड टैलेंट rather than buy talent, because having said that this is still a niche field. तो इसीलिए हम बहुत सारे फ्रेशर्स को लेते हैं. वी हैव अ रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम. साइड बाय साइड व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज हमने कॉलेजेस और स्कूल्स में रोबोटिक कोर्सेज, रोबोटिक जो उनकी R&D लैब है उनको फंड करना शुरू किया है. वी रन लॉट ऑफ रोबोटिक कंपटीशन. तो इससे धीरे धीरे ऑटोमेशन कॉलेजेस में जा रहा है. People have started taking those courses, and if they like it, if they have passion for it, then they apply to Adverb and we take them. तो सर हम बार बार यही बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में है आपकी कंपनी, नोएडा में. तो योगी सरकार के कार्यकाल में आपने क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि पहले का यूपी और अभी के यूपी में आप क्या फ़र्क देखते हो? ओके, तो जब हम ये पहला फैक्ट्री डाल रहे थे हम लोग देख रहे थे कि कहाँ डाल सकते हैं, कहाँ पे इजी रहेगा. एंड देन वी नैरोड डाउन टू यूपी एंड स्पेशली नोएडा, बिकॉज जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिला है इट हैज़ रियली हेल्प्ड अस. स्टार्टिंग फ्रॉम गेटिंग द लैंड टू गेटिंग ऑल द अप्रूवल्स, द जर्नी हैज़ बीन वेरी स्मूथ. जस्ट टू टेल यू, जो हमारा बड़ा फैसिलिटी है बॉट वर्स, वो हमने स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड टू फाइनल उसमें मैन्युफैक्चरिंग 1 साल के अंदर किया है. एंड दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट वी हैव गॉटन फ्रॉम द गवर्नमेंट. हमें काफ़ी सारा टैलेंट भी यूपी में मिलता है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से हम हायर कर सकते हैं. तो या इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, वी आर रियली हैप्पी एंड गवर्नमेंट हैज़ रियली सपोर्टेड अस इन दिस. तो पॉलिसी फ्रंट पे हम बार बार ये सुनते हैं ना कि योगी सरकार और मोदी सरकार, केंद्र और राज्य, ये दोनों ही फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स के ऊपर, और एलोकेशन भी बढ़ रहा है अब धीरे धीरे. कम्पीट कर रहे हैं हम विदेशों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से आप भी कम्पीट कर रहे होगे. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज़ खासतौर से रोबोटिक्स को लेकर, डेटा सेंटर्स को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आपको ठीक लग रही हैं, या फिर आप और कुछ मांगना चाहोगे सरकार से? नहीं, तो हमें तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है. पहले स्टार्टअप पॉलिसी के अंडर हमें ये वाली जगह मिली, तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ प्रेफरेंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ वी गॉट अ गुड लोकेशन, गुड प्लेस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड इट. मुझे याद है जब हमने ये फैसिलिटी डाला था तो आसपास कुछ नहीं था, और अभी आप देखेंगे कि विद इन अ स्पैन ऑफ 5-6 ईयर्स दिस प्लेस हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. सिमिलरली जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बेनिफिट होता है इस एरिया में वो हमें मिलता है. देन हमें बहुत सारा प्रमोशन भी मिलता है. तो जब भी कोई यूपी नेक्स्ट टाइप का इवेंट होता है जहाँ पे बाहर से बहुत लोग आते हैं और देखते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स वहाँ भेजते हैं, हम अपनी स्टॉल लगाते हैं, तो देयर इज़ अ रिकग्निशन विच वी गेट एंड द सपोर्ट वी गेट फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट. तो फॉरेन फंडिंग और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्या इंडिया की टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स इंडस्ट्री के ऊपर? खासतौर से क्या उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने को तैयार हैं विदेशी निवेशक? मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज हमारे आसपास आप जितना भी इंडस्ट्रीज़ देखेंगे उसमें बहुत सारा फॉरेन कंपनीज़ हैं और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो आ रहे हैं. आई थिंक दे आर ऑल्सो कन्विंस्ड द पॉलिसी एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट दे आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट and the ease of doing business, which is actually a very good attraction for UP, and that's why they are investing a lot here. अभी आप फोकस सिर्फ इंडिया में डोमेस्टिकली यहीं पर ही नोएडा में ही करोगे अगले कुछ साल तक, या फिर आपको और प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी? आपको स्केल तो बढ़ाना ही है, तो किसी और स्टेट का या फिर किसी कंट्री का रुख भी करना चाहोगे क्या? एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर आप किसको टारगेट करोगे, कौन से कंट्री या फिर कौन से शहर को? तो अभी नियर फ्यूचर तो हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाले एरिया में ही रहेंगे, बिकॉज जो हमने नई फैसिलिटी डाली है उसमें अभी भी बहुत कैपेसिटी बची है. उसका फेज़ 2 एक्सपेंशन बचा है, बिकॉज जब हमने वो जगह ली थी तो वो अगले 7-8 साल के लिए ली थी. तो अभी तक इन नियर फ्यूचर में हम यहीं रहना चाहेंगे, एंड वी आर हैप्पी विद व्हाट वी आर डूइंग. तो अगले 5 साल का अगर विजन पूछूं कंपनी का तो वो क्या होगा? और अभी तक ये जो जर्नी है इसमें कितने करोड़ का रेवेन्यू हो गया, उसको कितना मल्टीप्लाई करना चाहोगे आप? तो हमने लास्ट ईयर 600 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जिसमें से 60% ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल एंड 40% इज़ फ्रॉम डोमेस्टिक.
अगले 5 सालों में हमारी विश है कि हम $1 बिलियन रेवेन्यू तक पहुँचें, और उसके साथ साथ हम बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि हम एक एनवायरनमेंट बना के दें ऑटोमेशन का इंडिया में, एक टैलेंट पूल बना के दें, which is actually the need of the hour for India, and India should be recognized also in the automation field. So this is also our vision, and this is also what we want, apart from revenue, which is $1 billion we want. और एआई समिट भी हुआ था इस बार दिल्ली में, तो उसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया था, और खबर ये भी है कि फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आपके स्टॉल पे भी आए, उन्होंने बहुत सराहना भी की थी। तो कैसा पल था वो, और कौन से रोबो को लेकर उन्होंने कमेंट किया था? तो एआई समिट में अगर आपने देखा होगा, हमने अपने रोबोट बहुत सारे डिफरेंट स्टॉल्स में लगाया था। हमारा ऐसा कोई अलग से स्टॉल नहीं था, बट हम लोगों ने एनवीडिया के साथ पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों ने मेटी, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, वहाँ किया था, जहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे। वहाँ पे हमारा मोस्टली ट्रैकर और कोबॉट लगा था, जो उन्होंने काफ़ी उसकी सराहना की। एंड इट फील्स गुड दैट वी आर डूइंग दिस फॉर द कंट्री। सर, जेनजी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपके इंटरव्यू से तो बहुत ही इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि भैया ये वाली इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, लग रहा है ऐसा भविष्य में। तो आप जेनजी को क्या मैसेज दोगे, जो भी ये इंटरव्यू देख रहा हो उसको क्या मैसेज दोगे, और साथ ही साथ अगर किसी को आपके फील्ड में आना है तो उसको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मैसेज तो यही रहेगा कि दिस इज़ अ ग्रोइंग फील्ड। इट इज़, मतलब बहुत अच्छा रहता है अगर आप उस फील्ड को उस टाइम ज्वाइन करो जिसका अपटेक बहुत अच्छा हो रहा है। तो इफ़ दे आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ दे like to do this kind of work, and obviously like to do something for India, this is one of the good industry, one of the best industries to join as of now. So yeah, it requires a lot of grit and passion for this industry, but yeah, at the same time it is very fulfilling also. तो अंकुर जी, वो ट्रैकर मेरे को देख रहा है, मैं ट्रैकर को देख रहा हूँ, उसको यहीं पर बुला लें क्या? बिल्कुल। तो अंकुर जी, ये है ट्रैकर, इसका नाम ट्रैकर है। एक तो बता दें ये रोबो करता कैसा है, और कोई खतरा तो नहीं है इससे? तो ये 4-legged रोबोट है, और ऑब्वियसली कोई खतरा नहीं है। नहीं, बहुत पास पड़ा हुआ ना मेरे, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, तो इसमें सब सेफ्टी फीचर्स है, तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राइमरली फॉर डिफेंस, फॉर सर्वेलेंस, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे भी हार्श एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो आप इसके ऊपर कैमरा लगा सकते हैं, इसके ऊपर थर्मल सेंसर लगा सकते हैं, और डिफरेंट यूज़ केसेस आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि एआई समिट जो हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी रोबो को देखा था, ट्रैकर को। करेक्ट। हाथ मिलाता है क्या ये? हाँ, बिल्कुल मिलाएगा। हाय ट्रैकर। सर, बात भी करता है क्या? सच्ची में यार, हाथ मिला रहा है। उसके पास और भी बहुत काम है करने को, तो अभी बात नहीं करता। तो ये आपने बताया बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, एज इन इसमें से डेटा प्रोसेस होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो क्या किसी और फंक्शनिंग के लिए? कैसे काम कैसे करता है वाला? करेक्ट। तो हम ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसके ऊपर डिफरेंट अटैचमेंट्स लगते हैं जो कि डिफरेंट यूज़ केसेस। तो अगर आपको कुछ मशीन्स का डेटा लेना है, तो आप इस पर थर्मल सेंसर या कैमरा ये सब लगा दीजिए, और ये अपने आप आपको डेटा फीड लाइव भेजता रहेगा। कोई भी हार्श एनवायरनमेंट में आपको कोई इंस्पेक्शन करना है, कहीं लीकेज है नहीं है, वहाँ पे आप इसको भेज सकते हैं। तो प्राइमरली इसका यही यूज़ है। और ये पूरा इंडिया में बना है? ये पूरा एंड टू एंड इंडिया में बना। उत्तर प्रदेश में, नोएडा में? नोएडा में, यस। आप जिस फैसिलिटी में बैठे हैं ये यहीं बना है पूरा। सर, और ये इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी अगर किसी को ये खरीदना हो? तो ये इट्स अ रोबो डॉग, राइट? अगर इसको कॉस्टिंग क्या पड़ेगी? और वैसे वो कहते हैं कि वो चाइना वाले भी तो बना रहे होंगे, आपका कंपटीशन चाइना से है, उनकी तो कॉस्टिंग बहुत कम होती है, वो तो कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन फिर उनका सामान भी ज़्यादा नहीं टिकता। देखिए, कॉस्टिंग इस रोबोट में अभी ये इनिशियल फेज़ है। कॉस्टिंग जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता रहता है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती रहती है। तो आई थिंक एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आप $5,000 से लेके $10,000 के बीच का कॉस्टिंग इसका आ सकता है, और अगर और वॉल्यूम होगा तो और ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस होगा। चाइना, हाँ, बहुत लोग चाइना में बना रहे हैं, उस पर तो मैं नहीं कमेंट कर सकता, बट जिस टाइप का प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं, हम काफ़ी फोकस करते हैं डेटा सिक्योरिटी में, काफ़ी फोकस करते हैं द काइंड ऑफ कंपोनेंट्स वी आर यूजिंग, जो कि आपके नेक्स्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चल सकते हैं, और एक आपको ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं। आपको मेरे पे हर टाइम डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप इसके ऊपर कुछ और अपना डेवलप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
ओके, इसके बाद फिर ह्यूमनॉइड्स, यानी कि इंसान के जैसे दिखने वाला रोबो, वो भी अच्छा खासा साइज का होगा फिर। करेक्ट। तो और क्या क्या फिर भविष्य में प्लान है सर, किस तरीके की रोबोटिक्स आप प्लान कर रहे हो? तो हमने अभी फरवरी में अपना व्हील्ड ह्यूमनॉइड लॉन्च किया है और अगले 6 महीने में एक लेगेड वॉकिंग ह्यूमनॉइड लॉन्च करेंगे, चलने वाला ह्यूमनॉइड। चलने वाला। तो हम देखते हैं कि इन वेयर हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो भी ऐसा रेपिटेटिव काम है विद इन अ सेल, वो हम अपने ह्यूमनॉइड से कर सकते हैं, तो वो हमारा फोकस है। और हाँ, जो भी क्वालिटी टेस्टिंग में कई बार बहुत फ्यूम्स निकलती हैं जो कि ह्यूमन के लिए सही नहीं है, या कोई भी हार्श एनवायरनमेंट में है, वहाँ पे आप उस ह्यूमनॉइड को यूज़ कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल ये होगा, देखिए हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही एडवांटेजेस चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इससे आने वाले समय के लिए सबको मदद ही मिलने वाली है, लेकिन इसका यूज़ ऐसी जगहों पे भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ तो अपरंपार है, कहीं पर भी किया जा सकता है, और आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे पैन आउट हो रही हैं। तो उस मोर्चे पे आप क्या कहेंगे, क्या भविष्य में हम इसको डिफेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल दोनों से देख सकते हैं? यानी आपका कोई अगर दुश्मन देश हो, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है रोबोटिक्स इंडस्ट्री का, आपको भी करना पड़ेगा, फिर सरकार का फोकस होना चाहिए इसके ऊपर। तो देखिए, डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। देर आर सर्टेन हार्श एनवायरनमेंट्स, कोल्ड टेम्परेचर, डिफ़िकल्ट टेरेन्स, जहाँ पे आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मटेरियल शिफ्ट करना है, तो आपको इस टाइप का प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। फायर फाइटिंग, आई डोंट नो हाउ मच पीपल विल गो देयर, बट येस, वी आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म। आप इसके डिफरेंट यूज़ केसेस निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। बट श्योर, इन फ्यूचर आई थिंक एवरी कंट्री नीड्स वन company or a domestic company who can meet the need of Indian government and Indian defense. राइट, अंकुर जी बहुत शुक्रिया यूपी तक को अपना समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। Thank you so much.